फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस। मेरा नाम राहुल है। हम लोग आज इकोनॉमी के 50 क्वेश्चन करेंगे दो पार्ट में। एक पार्ट में 25 क्वेश्चन आएगा, फिर आज ही के दिन नेक्स्ट 26 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन आएगा। हम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं ये डीपीपी का पार्ट है। डीपीपी का मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। हम लोग डेली 50 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं जो यूपीएससी लेवल का होगा। हम लोगों का टारगेट दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को क्रैक करना है, इसीलिए हम लोग डेली 50 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग हो जाए और फैक्ट को रिमेंबर भी कर पाएँ और क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, टैकल कर पाएंगे। ठीक है, ये जो कोर्स है 23 फरवरी को लॉन्च हुआ था और ये 25 मई तक चलेगा, जिसमें हम लोग डेली 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और हम लोग का टारगेट जो है 7000 से 8000 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। और यूपीएससी प्रीलिम्स से मात्र 100 क्वेश्चन आते हैं और हम लोग को उसमें से 60 से 70 क्वेश्चन करेक्ट करना हो हम लोग का लक्ष्य है। तो 7000 क्वेश्चन और 8000 क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस करके चले जाते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के पहले, तो 60 से 70 क्वेश्चन को आसानी से सही किया जा सकता है, यूपीएससी प्रीलिम्स को निकाला जा सकता है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इकोनॉमी के टेस्ट सीरीज को। ठीक है, तो जो पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन है बोल रहा है कि विथ, और ये जो कोर्स होगा वो बाइलिंगुअल में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। ठीक है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन भी एक्सप्लेन करूंगा और उसका आंसर भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी ये कोर्स उपयोगी होगा। पहला क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रमोट द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज फूड क्रॉप्स दैट इंडिया इम्पोर्ट्स फ्रॉम एब्रॉड। बोल रहा है इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि उन सारे सामानों को हम देश में प्रोडक्शन करना जिसको हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं। बाहर से हम लोग क्या करते हैं, मंगवाते हैं। जो भी फूड क्रॉप्स हम लोग बाहर से मंगवाते हैं उसको इंडिया में प्रोड्यूस करना, ये इसका लक्ष्य है। ये इस पहला। दूसरा स्टेटमेंट है इस स्कीम के तहत पहले से एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, जो पहले से डिटरमाइंड प्राइस रहता है उस पर नाफेड जो है प्रोक्योर करती है सामान को, और उस प्राइस को हम लोग बोलते हैं MIP, मार्केट इंटरवेंशन प्राइस। तो देखिए, अगर आपने मार्केट इंटरवेंशन पढ़ा है तो सही है, नहीं कर पढ़ा है तो अभी इस क्वेश्चन के थ्रू पढ़ लीजिए। देखिए, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का मतलब ये है, आप लोग देखे होंगे कि किसान जो है अपना आलू प्याज कभी कभी 1 रुपये 2 रुपये में भी बेचना पड़ता है, मजबूरी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन उस साल प्याज आलू का बहुत होता है। ठीक है, और प्राइस क्या होता है, बहुत कम चला जाता है। इससे किसानों को लॉस ना हो, इसके लिए भारत सरकार एक स्कीम लेकर आई है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, जिसके तहत अगर कहीं भी किसी भी एरिया में 10% प्रोडक्शन अगर बढ़ जाता है या 10% प्राइस जो है वो कम हो जाता है, तो उस केस में सरकार क्या करती है कि किसानों से मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत जो MIP पे, मार्केट पहले से फिक्स प्राइस होता है डिसाइड कि मार्केट इंटरवेंशन प्राइस, इस पे किसानों से महंगे दाम पे प्रोक्योर करती है ताकि किसानों को लॉस ना हो। ठीक है, और कौन प्रोक्योर करती है? नाफेड। तो इसका जो कतई जो है मकसद नहीं है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन उस सामान का बढ़ाना। मकसद क्या था, समझ गए कि किसानों की आय जो कम हो रही थी, किसके कारण? फूड का प्राइस बहुत कम हो जा रहा था, प्रोडक्शन अधिक होने के कारण या सब जो है प्राइस कम होने के कारण, तो सरकार जो है इंटरवेंशन करती है। और इंटरवेंशन में नाफेड जो है प्रोक्योर करती है पहले से डिटरमाइंड प्राइस पे, और नाफेड एक सेंट्रल एजेंसी है। ठीक है, तो नाफेड प्रोक्योर करती है, पहले से राज्यों को बोल देती है कि देखिए हम आपके राज्य में अगर प्रोडक्शन 10% बढ़ता है या प्राइस 10% कम हो जाता है, हम प्रोक्योर करेंगे, लेकिन बदले में राज्यों को भी कुछ शेयर देना पड़ेगा। तो राज्य भी जो है इस फंड में कुछ पैसा अपना कॉस्ट को बियर करते हैं, वो 25% से लेकर 50% तक कॉस्ट हो सकता है। ठीक है, तो हमारा पूछा है करेक्ट, तो हम करेक्ट स्टेटमेंट को इस तरह से गोला कर लेंगे और हम लोग का सिर्फ दूसरा सही है, तो हम जाएंगे ऑप्शन बी की ओर, इसलिए पहला का आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 ओनली। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म से पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोल रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भारत सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पता है मतलब राजस्व खर्चा। तो पता है आपको 2 टाइप का खर्चा होता है, एक पूंजी खर्चा, एक राजस्व खर्चा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपको डे टू डे करना पड़ता है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से हम चाहते नहीं हैं कि कोई पूंजी निर्माण हो, लेकिन पूंजी निर्माण हो जाता है। ठीक है, जैसे कि किसी को सैलरी देना, किसी को पेंशन देना, ये सब जो है राजस्व खर्चा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, ये डे टू डे बेसिस पे होता है। ठीक है, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है या जो पूंजी जो खर्चा होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं,
जो उसको हम लोग करते हैं, कभी कभी करते हैं, उससे हम लोग का पूंजी का निर्माण होता है, ठीक है। जो डे टू डे बेसिस पे होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और जो कभी कभी होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन को आप पढ़िए कि ग्रांट्स गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर एसेट क्रिएशन। ग्रांट्स हम क्या बोलें कि जो भी दिया जाता है पैसा, वो याद, एक चीज़ और याद आप रखिएगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब भी दिया जाता है तो वापस हम उसको नहीं मांगते हैं, ठीक है, समझ में आया। जब भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर को देते हैं, कैपिटल खर्चा करते हैं, तो वापस हम नहीं मांग सकते, ठीक है। तो मान लीजिए ग्रांट हम किसी को देते हैं तो उसको मांगा जाता है क्या? नहीं। तो इसलिए ग्रांट हमारा क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, कुछ कीवर्ड आप याद रखिएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा खर्चा जो वापस आप नहीं मांगते हैं, ऐसा खर्चा जो डे टू डे बेसिस पे होता है, मतलब रेगुलर होता है, ऐसा खर्चा जिससे पूंजी निर्माण नहीं होता है, पूंजी निर्माण नहीं होता। लेकिन आप याद रखिएगा जो डिफेंस के लिए खर्चा करते हैं, है ना, जो डिफेंस के लिए खर्चा करते हैं वो हमारा पूंजी निर्माण होता है ना। क्योंकि हम लोग राफेल मंगा लिए या कोई विमान बना लिए, फाइटर जेट, वो हमारा पूंजी बन गया, कैपिटल बन गया, ठीक है। इसके अलावा हम अगर किसी को ब्याज वापस करते हैं तो ये भी हमारा रेवेन्यू है, मतलब क्योंकि ब्याज जो होगा वो डे टू डे बेसिस पे होगा, ये नहीं कि एक बार दे दिए छोड़ दिए। ब्याज जो होगा आपको बार बार देना पड़ेगा। लोन क्या होगा बताइए? किसी से हम लोन लिए तो क्या बार बार लोन देंगे? नहीं, हम लोन एक ही बार दे देंगे, तो लोन हमारा कैपिटल होगा। तो याद रखिएगा जो जिसको हमको वापस करना होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है, मतलब रेवेन्यू अकाउंट में आता है। ब्याज रेवेन्यू अकाउंट में आता है। जो डे टू डे खर्चा होता है, पेंशन होता है, वो रेवेन्यू में आता है। जिससे पूंजी निर्माण होता है वो कैपिटल में आता है, ठीक। आप पढ़िए। और ग्रांट क्या है? अब एक बार दे दिया, आप वापस नहीं मांगेंगे, तो ये क्या होगा? रेवेन्यू। दूसरा सब्सिडी और पेंशन भी आप एक बार दे देते हैं, वापस नहीं मांगते हैं, ये भी क्या होगा? रेवेन्यू। परचेज ऑफ राफेल एयरक्राफ्ट, ये हमारा पूंजी है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है ना, कैपिटल होता है, तो ये हमारा कैपिटल होगा। तो तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा होगा स्टेटमेंट। तीसरा इंटरेस्ट, ब्याज क्या होता है? जो आप डे टू डे बेसिस पे देंगे, है ना, वो क्या होगा? रेवेन्यू। तो हमारा जो आंसर होगा होना चाहिए 1, 2 एंड 4। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी की ओर, 1, 2 एंड 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। तो मैंने आपको मुरनाल सर का जब लेक्चर ले रहा था PDF, जो अभी आपके इस चैनल पे 0IS पे चल रहा है, तो उसमें मैंने MSF और SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बताया। अगर आपने वो लेक्चर किया है तो आपका ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। नहीं किए हैं तो ज़रूर वो लेक्चर को देखें आप। विथ रेफरेंस टू द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है MSF और SLR के रिस्पेक्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, MSF refers to the rate at which the scheduled commercial bank can borrow funds overnight from RBI against government security। बोल रहा है MSF वो रेट होता है जिस पे जो कॉमर्शियल जो शेड्यूल्ड बैंक होते हैं वो किससे पैसा लेता है? RBI से लेता है पैसा, और बदले में उसको जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम क्या है? सही है। मैंने आपको बताया था MSF क्या होता है। जब भी सरकार को, जब भी बैंकों को लोन लेना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को रख के, लेकिन वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी SLR कोटा का नहीं होना चाहिए, तब उस रेट को हम लोग बोलते हैं MSF। और जनरली वो ओवरनाइट लिया जाता है, मतलब 1-2 दिन, एक रात के लिए लिया जाता है, ठीक। SLR एक टूल है जिसके द्वारा लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है, एकदम सही है। SLR में जो होता है कैश होता है, गोल्ड होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है। जब SLR को RBI बढ़ाती है तो बैंकों के पास लोन देने के लिए कम पैसा बचता है, तो मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट होता है पैसे का वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट में जो है पैसा सप्लाई कम हो गया है, तो बैंकों को प्रॉफिट चाहिए, तो उससे जो है लिक्विडिटी RBI ने कंट्रोल किया। तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। दूसरा, MSF इज ऑलवेज फिक्स्ड एबव द रेपो रेट, ये भी सही है। मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट क्या होता है? जिस रेट पे RBI बैंकों को लोन देता है। लेकिन MSF हमेशा बैंक नहीं यूज कर सकते हैं, कुछ पेनाल्टी के रूप में यूज करता है। आपको बताया था ना कि MSF जब भी होता है तो वो हमेशा जो है रेपो रेट से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये स्पेशल फैसिलिटी देता है बैंकों को RBI कि आप जो है SLR कोटा के भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख के लोन ले सकते हैं, इसलिए MSF जो है हमेशा रेपो रेट से अधिक होता है। हमें पूछा है कौन सा करेक्ट है, इसको जब भी करेक्ट इनकरेक्ट पूछे आपको ये इसको गोला कर दीजिएगा, करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट। तो इस तरह से हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो होगा ऑप्शन जो होगा D, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट लीड टू द क्रिएशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बोला ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से क्या बना था? आपको पता है ब्रिटेन वुड्स जो है वो अमेरिका में एक जगह है ना, ब्रिटेन जगह है अमेरिका में। तो उसी में क्या हुआ था, 2 संस्था बना था जिसको हम लोग ट्विन ब्रदर्स भी बोलते हैं, ट्विंस बोलते हैं, ब्रिटेन वुड ट्विंस। तो 2 संस्था बना था, एक बना था वर्ल्ड बैंक और एक बना था IMF, 1 एंड 3। बाकी जो संस्था है WTO, तो आपको पता है कि 1992 के आसपास बना था। इसके पहले GATT था, GATT, फिर गैट्स भी था, जनरल
एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड सर्विसेज, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये आपका जो है एक NGO टाइप का नॉन गवर्नमेंटल है, ये 1971 में बना था। तो ब्रेटन वुड्स में 2 संस्था बना था, एक वर्ल्ड बैंक और एक IMF। 1 और 3 होगा इसका आंसर, क्योंकि हमें पूछा है करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन इंडिया। बोल रहा है जो असंगठित क्षेत्र है उसके रिस्पेक्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज मतलब असंगठित क्षेत्रों में जो मैक्सिमम वर्कर्स हैं उनकी संख्या होनी चाहिए 50, ठीक है। मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं 50, ये पहला है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है और अनऑर्गेनाइज जो वर्कर है उसको किसी भी भारत के कानून में मेंशन नहीं है, ठीक। तो देखिए ये हमारा गलत होगा। क्यों? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर असंगठित क्षेत्र किसको बोलते हैं? जिसमें 10 या 10 से कम लोग काम करते हैं। अगर पावर का यूज करते हैं मतलब कहीं वहाँ पे अगर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वो अगर मैकेनिकली हो रहा है, जनरेटर यूज हो रहा है, तब मतलब वहाँ पे काम जो हो रहा है वो मैनुअल कर रहे हैं, तब वहाँ पे तो जो है तब वहाँ पे 20 लोग जो रहेंगे तब उसको बोलेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। लेकिन मान लीजिए वहाँ पे लोग मैनुअल काम कर रहे हैं, कोई भी मशीन यूज नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे संख्या होना चाहिए 10 से या उससे कम। यहाँ होना चाहिए 20 या उससे कम जब पावर यूज हो रहा है। कहीं भी 50 का उल्लेख नहीं है, इसलिए असंगठित क्षेत्र में ये गलत होगा। दूसरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर को वर्कर को कहीं भी डिफाइन नहीं किया, ये भी हमारा गलत है। लेकिन कोई ना कोई तो कानून होगा ना दोस्तों जहाँ पे उसको मेंशन किया होगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र पे सरकार कितना ध्यान दे रही है, अटल पेंशन योजना उनके लिए आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो डिफाइन होगा। और ये हम जो डेफिनेशन जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, अगर दोनों स्टेटमेंट देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। इसमें बोल रहा है कि 50 होना चाहिए, मतलब ये डिफाइन तो किया भले गलत किया, और ये बोल रहा है कि डिफाइन नहीं है, तो दोनों साथ साथ सही नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही गलत है। और दूसरा सरकार तो ज़रूर करेगी डिफाइन, तो ये जो डिफाइन है, ठीक है, 10 या 20 उनका मेंबर है, और ये डिफाइन है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट में। तो हमें पूछा है गलत सही स्टेटमेंट कौन है, तो दोनों गलत है, इसलिए हम जाएंगे डी की ओर। ऑप्शन डी होगा, नाइदर 1 नॉर 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द वेब 5.0 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वेब 5.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको पता है वेब 5.0 मतलब 5th जनरेशन का वेब, जो अब इंटरनेट यूज करते हैं उसका 5th जनरेशन का वेब के बारे में विचार कीजिए। तो बोल रहा है वेब 5.0 में क्या है कि हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं बिना सरकार के सेंसरशिप के, मतलब बिना सरकार के परमिशन के हम लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट यूज करने के सरकार की परमिशन नहीं है, लेना पड़ेगा। ये बोल रहा है वेब 5.0 वेब। और दूसरा स्टेटमेंट वेब 5.0 अलाउ करता है यूजर को कि जो है आप अपना को आइडेंटिटी को और अपने डेटा को ओन कर पाएँ, मतलब आप रख पाएँ। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, मतलब इसको सरकार को परमिशन लेना पड़ेगा, और दूसरा इसमें आपकी आइडेंटिटी आप खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो या तो दोनों गलत होगा या तो दोनों सही होगा। चूँकि ये वेब 5.0 एक टेक्नोलॉजी है, तो हमेशा देखिए अभी सरकार सब चीज़ ओनरशिप करती है इंटरनेट को, है ना, NIC है और ये सब भी। अब हम लोग जो है जीमेल के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, लेकिन वेब 5.0 में क्या होगा, हम डिसेंट्रलाइज रूप में मतलब विकेंद्रीकृत से इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग का दोनों स्टेटमेंट सही होगा, और हम लोग ऑप्शन जाएंगे क्योंकि करेक्ट पूछा है, तो हम लोग जाएंगे 6 का C। तो याद रखिएगा 5.0 क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन बॉक्स सब्सिडी अंडर द वर्ल्ड WTO में ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए तो जो भी सब्सिडी होता है जो सरकार देता है उसको WTO 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक होता है रेड, दूसरा होता है ग्रीन, और तीसरा होता है एम्बर। या हम इसको ऐसे लिखेंगे रेड, तो आपको समझाने में आसानी पड़ेगी, रेड, एम्बर और ग्रीन। तो जो अगर रेड सब्सिडी अगर है, रेड कैटेगरी में है, तो वो पूरी तरह से बैंड है, उसको सरकार नहीं दे सकती है। ग्रीन में जो भी है उसको सरकार दे सकती है, बहुत कम लिमिटेशन है। एम्बर में क्या है, हम लोग सब्सिडी दे सकते हैं लेकिन उसके क्वांटिटी में लिमिटेशन है, मतलब कितना अमाउंट हम दे सकते हैं, याद रखिएगा। तो जो रेड में होता है उसको आप नहीं दे सकते हैं सब्सिडी, ग्रीन में आप दे सकते हैं। और ये जो सब्सिडी होता है, अच्छा इसको बांटा किस आधार पे गया है, इसको बांटा गया है ट्रेड के आधार पे। किसके आधार पे? ट्रेड को डिस्टॉर्ट करने का मतलब, मान लीजिए सरकार मतलब क्या वो व्यापार को बाधित कर रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई देश अपने नागरिक फार्मर को बहुत सारा सब्सिडी दे रहा है एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ का जो नॉर्मल है कि वहाँ का जो फार्मर का जो उगाएंगे गेहूँ वो कम दाम में बेचेंगे, तो उससे पूरे विश्व में क्या होगा, व्यापार बाधित होगा। तो व्यापार बाधित होने के रिस्पेक्ट में सब्सिडी को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रेड, ग्रीन और एम्बर। एम्बर का मतलब समझ लीजिए कि दोनों का मिक्सचर। तो रेड में जो सब्सिडी है वो ट्रेड को बहुत बाधित करती है, इसीलिए हम लोग उसको बैन कर दिया है WTO। ग्रीन में बाधित बहुत कम करती है, इसीलिए अलाउ है कुछ
लेकिन जो एम्बर में है वो हमको वो क्या है, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कि आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, और ये ट्रेड को क्या करती है, डिस्टॉर्ट करती है, और इसको हमको धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है कि इसको एम्बर को हम ग्रीन जो है हम दे सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आप पढ़िए। तो WTO में जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है उससे कैन बी इंक्रीज विदाउट एनी फाइनेंशियल लिमिटेशंस, बोल रहा है बिना कोई लिमिटेशन के हम इसको ग्रीन अलाउ कर सकते हैं। तो सही है, क्योंकि ये ट्रेड को बाधित नहीं करता, इसलिए हम इसको अलाउ करते हैं, तो ये हमारा सही है। दूसरा, सब्सिडी प्रोवाइडेड अंडर इंडियाज PDS, जब PDS में हम लोग सब्सिडी देते हैं तो वो ग्रीन बॉक्स के अंदर आता है। तो भाई ये तो गलत है, क्योंकि सब्सिडी सरकार अगर PDS में दे रही है 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये में अनाज, तो कहीं ना आप देख रहे हैं ना कि कोई भी मार्केट में जो है अगर 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये में अगर अनाज मिल रहा है जो PDS के अंदर मिल रहा है, तो व्यापार तो बाधित हो जाएगा, क्योंकि जो दुकानदार होगा वो नहीं बेच पाएगा पब्लिक को, पब्लिक उससे खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि सरकारी 1 रुपये 2 रुपये में दे रहा है, तो व्यापार बाधित होगा। इसलिए ये ग्रीन बॉक्स में नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, या तो ये एम्बर में आएगा, ये एम्बर में ही आएगा, इसको धीरे धीरे, रेड में तो नहीं आएगा। रेड में अगर आता है तो उसको बैन करना पड़ता है, WTO के रिकमेंड बोल रहा है, तो WTO किस में इसमें डाल देता है, PDS को एम्बर में। तो हमें पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए की ओर, 1 ओनली। ठीक है, इसके अलावा एक और बॉक्स होता है ब्लू बॉक्स, याद रखिएगा, एक ब्लू बॉक्स भी होता है, तो ये एम्बर बॉक्स ही जैसा है कुछ कंडीशन के साथ। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा इंटरनल डेट का पार्ट है, मतलब जो हम लोग ऋण, डेट माने ऋण, जो आंतरिक ऋण का क्या है। तो आंतरिक, देखिए डेट जो होता है, डेट को बोलते हैं ऋण। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऋण। तो ऋण 2 टाइप का हो सकता है, एक इंटरनल आंतरिक और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल मतलब क्या, अगर कोई भी देश अगर भारत के अंदर से लोन ला रहा है अंदर से, तो उसको इंटरनल बोलते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर से ला रहा है। ठीक, हो गया, सिंपल सा चीज़ है। बाहर का आदमी अगर बैंक में, इंडिया के बैंक में पैसा जमा कर रहा है, तो उस पैसा का यूज़ सरकार करेगी ना जी। तो पैसा का यूज अगर सरकार कर रही है इसका, और वो पैसा बाहर से आ रहा है, तो वो एक्सटर्नल में आएगा। अगर इंडिया का आदमी बैंक में पैसा जमा कर रहा है, सरकार उसका यूज़ करी, तो एक तरह का लोन है, तो अंदर से है। अगर भारत अंदर से कुछ पैसा उठा रहा है इंडिया के अंदर से, तो उसको इंटरनल डेट बोलते हैं, और बाहर से कुछ आ रहा है तो एक्सटर्नल। अब ये क्वेश्चन को पढ़िए। सिक्योरिटी इशूड टू द इंस्टीट्यूशनल इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सिक्योरिटी में बता दिया, कागज़ एक टुकड़ा होता है जिसको हम किसी को देते हैं और बदले में पैसा लेते हैं। तो अगर हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक, उससे अगर उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं और बदले में हम पैसा ले रहे हैं, तो हम बाहर से पैसा ले रहे हैं, तो क्या ये इंटरनल में आएगा, एकदम नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है जैसे IMF होता है, वर्ल्ड बैंक होता है, तो इंडिया इसमें क्या करता है, पैसा कंट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया क्या है, अपना ही पैसा तो वापस ले रहा है कि नहीं, वो किसी और का पैसा नहीं ले रहा है, बॉन्ड इशू कर रहा है, तो बदले में पैसा उसको मिल रहा है। तो इसको हम लोग भारत के इंटरनल डेट में काउंट करते हैं। ठीक, अच्छा, NRI डिपॉजिट। NRI मतलब बाहर के लोग, इंडिया का है लेकिन बाहर रहता है, तो वो भारत के बैंक में डाल रहा है पैसा, लेकिन बाहर से आ रहा है पैसा, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डेट। तो 4 तो नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो इसको हम काट देंगे, और हमारा 1 सही है, तो हम जाएंगे 1, 2 एंड 3, बाकी भी देख सकते हैं। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम मैं आपने को बताया था मृणाल सर का जब हम लेक्चर कर रहे थे, तो जरूर लेक्चर उसको करें। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या करता है, RBI और सरकार के बीच में एक MOU, एक एग्रीमेंट हुआ है कि सरकार जो है RBI से पैसा उधार इसमें लेती है। तो RBI की कहाँ है, भारत के अंदर का है, इसलिए इंटरनल में आएगा, और डेटेड सिक्योरिटी भी इंटरनल में ही आता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, पब्लिक से सरकार जो है पैसा लेती है। ठीक, तो ये चीज़ है। तो हमारा जो होगा 1, 2 एंड 3, हम जाएंगे ऑप्शन सी की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर इफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेज द बैंक रेट, व्हाट डज इट अफेक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। बोल रहा है कि अगर RBI अपना बैंक रेट को बढ़ा दे, बैंक रेट क्या होता है, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे जो है, जिस रेट पे, तो दोस्तों मैं बता रहा था बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें RBI बैंकों को लोन देती है लॉन्ग टर्म के लिए, बस आपको यह ध्यान रखना है। रेपो में शॉर्ट टर्म के लिए देगी, बैंक रेट में लॉन्ग टर्म। तो देखिए कौन देता है लोन, RBI। तो RBI किसको देता है, बैंक को। तो बताइए अगर बैंक रेट RBI बढ़ा दे, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, तो बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट में मिलेगा, तो बैंक लोन लेंगे, नहीं लेंगे, या लेंगे भी तो बहुत कम, और कम लोन लेंगे लेकिन चार्ज क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा। इसीलिए मार्केट में क्या होगा, लोग पैसा कम लेंगे उधार बैंक से, क्योंकि ब्याज बहुत ज़्यादा है। तो क्या बोल रहा है कि लोन टेकन बाय द कमर्शियल बैंक बिकम चीपर, कि लोन सस्ता हो जाएगा। सस्ता कहाँ हो रहा है, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ रहा है, तो बैंक को महंगा लोन मिलेगा, तो ये गलत है। दूसरा,
इट डिक्रीजेज द मनी सप्लाई, एकदम सही है। इससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, ब्याज बढ़ेगा, तो लोग क्यों लेंगे ज़्यादा ब्याज पे लोन। तो ये जो है सही है। तो हमें पूछा है करेक्ट, हम गोला कर लेंगे, तो हम जाएंगे बी की और 9 का होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग करेंसी डिपॉजिट रेशियो। करेंसी डिपॉजिट रेशियो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्या होता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। नाम से पता है करेंसी और डिपॉजिट मतलब जमा है और रेशियो है, तो किसी चीज़ का रेशियो होगा, तो किस चीज़ का रेशियो। क्वेश्चन स्टेटमेंट है पहला, इट इज़ द रेशियो ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक इन करेंसी टू दैट होल्ड इन बैंक डिपॉजिट। बोल रहा है कि जितना पैसा पब्लिक अपने पास रखा है और जितना पैसा पब्लिक ने बैंक में रखा है उसका रेशियो होता है। सही है, ये करेंसी कितना अपने पास रखा है और कितना डिपॉजिट किया है बैंक में, तो एकदम सही है ये। दूसरा, इट रिफ्लेक्ट्स पीपल्स इन प्रेफरेंस फॉर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, कैश या गोल्ड। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड जो है वो है कैश। तो बोल रहा है कि ये लोगों का प्रेफरेंस बताता है, लोगों को ये बताता है कि कितना वो कैश रखे हैं, लिक्विड रखे हैं। तो सही है, यही तो बता रहा है कि अपने पास कितना कैश रखा है। तो ये भी सही है, हमसे पूछा करेक्ट, तो हम जाएंगे 10 का सी। अगला है विथ रेफरेंस टू फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट। ये बहुत न्यूज में रहता है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ कथन पे आप विचार कीजिए। पहला, FRBM एक्ट बैन्स द परचेज ऑफ प्राइमरी इशूज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द RBI। बोल रहा है कि FRBM एक्ट के द्वारा जो है सरकार जो सिक्योरिटी इशू करती है पहली बार, उसको RBI नहीं खरीद सकता है। ठीक, पहला स्टेटमेंट ये है। प्राइमरी इशू मतलब वही होता है जो पहली बार सिक्योरिटी इशू किया जाता है, उसको प्राइमरी इशू बोलते हैं, और उसको बोल रहा है कि RBI उसको नहीं खरीद सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सिक्योरिटी को। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, द रूल्स अंडर द FRBM एक्ट एम्स टू एलिमिनेट द फिजिकल डेफिसिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोल रहा है FRBM एक्ट में हम लोग जो फिजिकल डेफिसिट है जो भारत सरकार का है ना, उसको हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं, मतलब जीरो ला रहे हैं। तो ये तो एकदम सही है, जीरो लाना है, क्योंकि कोई भी डेफिसिट अच्छा नहीं होता, तो धीरे धीरे हम लोग का टारगेट है कि उसको चाहे जो है हमको जीरो लाना। लेकिन ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी RBI को खरीदने के लिए बैन नहीं करती है। आपको तो पता है कि RBI जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर होता है, तो उसके वो बोली है कि ठीक है भाई, आप जो है सरकार जो है खरीद सकती है, सरकार जो है लोन ले सकती है, लेकिन डायरेक्ट पैसा लोन नहीं ले सकती है, उसको बदले वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके लोन ले सकती है। यही तो बोला गया था FRBM एक्ट में, ये बैन नहीं किया गया था। ये बोला गया था कि RBI जो है सरकार को डायरेक्ट लोन नहीं, डायरेक्ट पैसा मत दे, बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले। ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा और दूसरा सही है। हमें पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे ऑप्शन बी 2 ओनली, तो 11 का होगा बी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू SDR स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट के रिस्पेक्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IMF का होता है स्पेशल ड्राइंग राइट, आपने पढ़ा भी होगा। तो बोल रहा है SDR जो है वो ऑफिशियल करेंसी है IMF का। ठीक है। दूसरा, SDR का जो वैल्यू होता है वो 4 करेंसी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है। तीसरा, SDR को प्राइवेट आदमी भी रख सकता है। चौथा, जो SDR का वैल्यू होता है वो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है कि मार्केट में उस समय क्या एक्सचेंज रेट जो है चल रहा है। तो देखिए, SDR क्या ऑफिशियल करेंसी है? नहीं। जो IMF का है भाई, IMF का जो है कोई भी ऑफिशियल करेंसी नहीं है। ठीक है, IMF का कोई भी ऑफिशियल करेंसी नहीं है। तो जो IMF का वैल्यू, जो SDR का वैल्यू होता है वो बेस्ड होता है 4 करेंसी पे। ये गलत है। कितने करेंसी पे होता है? तो पहला तो गलत हो गया, दूसरा 5 करेंसी पे। कौन कौन? येन, युआन, डॉलर, यूरो एंड पाउंड। पाउंड ऐसा होता है शायद ना, तो ये है। तो 5 करेंसी पे डिपेंडेंट है। ठीक, तो ये भी गलत है। दूसरा, प्राइवेट एंटिटीज़ को नहीं रख सकता है, क्योंकि IMF के मेंबर जनरली कौन होता है? सरकार होता है ना, तो गवर्नमेंट रखेगा, प्राइवेट क्या करेगा इसका। तो 12 का आंसर होगा डी। इसका जो वैल्यू होता है SDR का, ये पाँचों करेंसी का एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। ठीक, तो डी होगा 12 का डी। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अप्रोचेज यूज टू मेजर अनएम्प्लॉयमेंट। बोल रहा है बेरोजगारी जो सरकार नापता है उसके रिस्पेक्ट में अलग कुछ कथन दिया गया है, उसके भी कथन के रिस्पेक्ट में जो है आप विचार कीजिए। पहला, यूजुअल स्टेटस अप्रोच जिससे हम लोग बेरोजगारी को नापते हैं, उसमें हम लोग बेरोजगारी देखते हैं 7 दिन में। ठीक है, 7 दिन का हम लोग डेटा लेके देखते हैं बेरोजगारी, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा, करंट डेली स्टेटस में हम लोग देखते हैं कि 7 दिन में अगर वो किसी दिन भी बेरोजगार है तो उसको अगर 7 दिन में कभी भी एक दिन वो रोजगार कर रहा है तो उसको जो है माना जाएगा कि वो रोजगार करता है। ठीक, तो देखिए जो मेरा पहला
स्टेटमेंट है और जो दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों वो एक ही है ना। इसमें भी बोल रहा है कि हम लोग 7 दिन में देखते हैं, इसमें भी बोल रहा है हम लोग 7 दिन में भी देखते हैं। यूजुअल स्टेटस बोल रहा है वो मेजर करता है लॉन्ग टर्म को, वो ठीक है। शॉर्ट टर्म जो एम्प्लॉयमेंट में वेरिएशन होता है वो उसको मेजर नहीं करता है, समझ गए। तो 3 स्टेटमेंट हमारे पास है। पहला कि यूजुअल स्टेटस मेजर करता है बेरोजगारी को 7 दिन वाला में, करंट वाला भी करता है 7 दिन में, और यूजुअल करता है जो बोल रहा है तीसरा स्टेटमेंट कि यूजुअल जो है शॉर्ट टर्म बेरोजगारी को कवर नहीं करता है, ये इसका लिमिटेशंस है। अब हम लोग अगर एलिमिनेट करें ऑप्शन, तो ये अगर 7 दिन में है मतलब शॉर्ट टर्म में, और ये बोला मेजर नहीं करता है, तो 1 और 3 साथ साथ नहीं होगा। अगर 3 सही होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर कोई चीज़ कवर कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो 1 गलत होगा, है कि नहीं। कि 1 क्या बोल रहा है कि हम लोग शॉर्ट टर्म वाला बेरोजगारी कवर करते हैं, और तीसरा बोल रहा है कि ये नहीं कवर करता है। तो या तो 1 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। 1 2 3 साथ में नहीं हो सकता। दूसरा, करंट डेली स्टेटस नापता है। तो देखिए यूजुअल स्टेटस जो नापा जाता है दोस्तों, वो नापा जाता है साल के हम लोग 365 दिन में देखते हैं कि क्या वो साल के 365 दिन में जो है रोजगार है, ये देखते हैं। और यूजुअल स्टेटस में जनरली हम लोग देखते हैं क्या, वीकली, ठीक, याद रखिएगा कि 7 दिन में क्या है। और डेली स्टेटस में ये देखते हैं कि प्रत्येक दिन है या नहीं है। तो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि इसमें 7 दिन का नहीं देखते, इसमें 365 दिन देखते हैं। और करंट डेली में हम लोग डेली देख लिया जाता है, ठीक है ना। और वीकली में हम लोग वीकली वाला देखते हैं। और ये भी हमारा सही है, क्योंकि यूजुअल स्टेटस चूँकि साल भर का देखता है, तो एक सप्ताह में क्या हो रहा था वो शॉर्ट टर्म वाले को कवर नहीं करता है। तो इसलिए हमारा ये भी सही है, ये भी सही है। मैं पूछा है करेक्ट, हम जाएंगे बी, ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ट्राइब्यूनल्स और हाई कोर्ट के रिस्पेक्ट में विचार करना है कि हाई कोर्ट बोल रहा है, हाई कोर्ट जो है वो आर इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि ट्राइब्यूनल को सिर्फ पार्लियामेंट बनाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, हाई कोर्ट के जैसा ट्राइब्यूनल्स में सिर्फ जुडिशियल मेंबर होते हैं, मतलब उसमें सब जजेज होता है। तीसरा, ट्राइब्यूनल्स और हाई कोर्ट दोनों सभी कानून को यूज कर सकता है फैसला लेने के लिए। तो मैंने आपको PT 365 में ट्राइब्यूनल और कोर्ट के बारे में डिफ्रेंसिएशन किया था। अगर वो आपने लेक्चर किया हो तो ये क्वेश्चन आपको चुटकियों में बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन से बना है, सही बात है, हाई कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन से बना ही है। ट्राइब्यूनल्स को पार्लियामेंट बनाता है, ये भी सही है, क्योंकि आर्टिकल 323A और 323B, 323A एंड 323B में लिखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, प्रशासनिक चीज़ के लिए ट्राइब्यूनल पार्लियामेंट बनाएगा, और ये अदर पर्पस के लिए बनाएगा, ठीक है। तो मतलब पार्लियामेंट ही बनाता है इसको, तो ये सही है। दूसरा, हाई कोर्ट में तो देखिए हाई कोर्ट में क्या होते हैं, जजेज, मैं बताया था। लेकिन ट्राइब्यूनल में सिर्फ जजेज नहीं होता है, ट्राइब्यूनल तो अलग अलग चीज़ के लिए बनता है। जैसे कि इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल, तो जज को सभी चीज़ का नॉलेज तो नहीं होगा, इसीलिए जिस चीज़ का ट्राइब्यूनल बना है उसके एक्सपर्ट मेंबर भी ट्राइब्यूनल में होते हैं। जैसे इनकम टैक्स के लिए एपेलेट ट्राइब्यूनल बना है, तो उसमें जो है ऑफिसर एक्सपर्ट भी होंगे उसमें, ठीक है। उसी तरह मान लो कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल बना है, तो उसके लिए भी जो एक्सपर्ट मेंबर होंगे, तो सिर्फ उसमें जज नहीं होता है, तो ये गलत है। दूसरा, बोथ ट्राइब्यूनल्स एंड हाई कोर्ट को पावर है कि सभी लॉ को यूज़ करने का, नहीं, ये गलत है। हाई कोर्ट को तो पावर है कि जो भी कानून उस समय होगा उसके अनुसार वो फैसला सुनाएगा। लेकिन कोई इनकम टैक्स का ट्राइब्यूनल है तो वो इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर को सुनेगा, उससे रिलेटेड कानून को देखेगा, वो सभी कानून को देखने का उसको अधिकार थोड़ी है ना। जो कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है वो कॉर्पोरेट अफेयर से जो भी लॉ होगा उसको देखेगा। तो ये भी हमारा गलत है, हमें पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए की ओर, जिसमें है 1 ओनली, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोकल एरिया बैंक। मैंने इसको इकोनॉमी में जब हम लोग मृणाल सर का कर रहे थे तो मैंने इसको बारे में आपको बताया था कि लोकल एरिया बैंक क्या होता है, ये एक डिफरेंशियल बैंक है। अब डिफरेंशियल बैंक क्या होता है इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो में बताया, ज़रूर देखिए, ठीक है। उसका मैंने प्लेलिस्ट में बना दिया है इकोनॉमी मृणाल सर का, ठीक। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब वहाँ पर दिखेगा। तो बोल रहा है लोकल एरिया बैंक के बारे में विचार कीजिए। दे आर सेट अप टू इनेबल द मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल सेविंग बाय लोकल इंस्टीट्यूशंस। इसमें क्या होता है, रूरल गाँव का लोगों का जो सेविंग होता है उसको हम लोग मोबिलाइज करते हैं। दूसरा, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है इसमें अप्लीकेबल है। तो दोनों स्टेटमेंट मैंने बताया था, दोनों चीज़ सही है कि लोकल एरिया बैंक क्या होता है कि 3 कॉन्टिग्यूअस डिस्ट्रिक्ट में जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट है उसी में मिलके जो है लोकल एरिया बैंक बनता है, और इसका वही काम ही होता है कि गाँव का जो सेविंग है लोगों का उसको मोबिलाइज करना। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है इसमें बोला है इसमें चलता है, ठीक। 40% जो मैंने बताया था प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लोकल एरिया बैंक में भी है दोस्तों, ठीक है। तो हमें पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे ऑप्शन सी की ओर। 15 का ऑप्शन सी होगा, बोथ 1 and 2 आंसर। अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेवा।
नेवा के बारे में भी कल PT 365 में बताया था, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन बोला था। इसके द्वारा जितने भी सब आपका जो विधानसभा है वो पेपरलेस हो रहा है, सब आपस में जुड़ गया है, ठीक है ना। और ये जो है मेघराज जो है क्लाउड पे वर्क करता है, तो दोनों सही है। ये भी देखिए, इट इज़ ए वर्क फ्लो सिस्टम डिप्लॉयड ऑन NIC क्लाउड मेघराज, ये भी बताया था आपको। और इस जितने भी विधानसभाएँ हैं सबको पेपरलेस बनाने का मिशन मोड है, तो दोनों सही होगा। पूछा है करेक्ट, तो हम जाएंगे C। इसीलिए मैं बोल रहा है कि PT 365 और जो भी मैंने लेक्चर ले रहा है सभी इतने इंपॉर्टेंट है कि देखिए उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसीलिए वो सब देखना जरूरी है। पढ़ते तो सब चीज़ है, लेकिन क्या उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है वो देखना है हमें, है ना। तो मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है, जिससे आपका प्रीलिम्स 2023 का निकलेगा। आलतू फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू इंडिया गल्फ रिलेशन, जो भारत और खाड़ी का देश का संबंध है उसके रिस्पेक्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, आउट ऑफ द इंडियाज टोटल इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इन द लास्ट 15 ईयर द शेयर ऑफ द गल्फ कंट्रीज हैज़ बीन मोर देन 80%। बोल रहा है कि जितना भी पिछले 15 साल में भारत ने तेल लिया है उसमें से 80% जो तेल है वो हम लोगों ने गल्फ कंट्री से लिया है। हम लोगों ने किससे लिया है? खाड़ी देश से लिया है, ठीक। दूसरा, इन द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में सऊदी अरेबिया जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर गल्फ देश से उभर के आया है। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। तो देखिए दोस्तों, पिछले 15 साल में जो गल्फ कंट्री का कंट्रीब्यूशन है वो 80% से ऊपर नहीं, ये जो है कितना है 60%। मैंने बोला था कि UPSC डेटा में आपको गलत देती है जनरली, तो अगर आपको पता है कि 80% से ऊपर है तो आप कीजिए, नहीं तो उसको आप काटिए। फिर लास्ट 5 ईयर में सऊदी अरेबिया है, नहीं भाई सऊदी अरेबिया नहीं है, UAE है, तो ये भी हमारा गलत होगा। हम लोग को करेक्ट पूछा है तो हम जाएंगे D, 17 का होगा D, याद रखिएगा, ठीक। जो UAE है वो सबसे इमर्जिंग अभी 5 साल में उभरा है भारत का ट्रेडिंग पार्टनर, सऊदी अरेबिया से नहीं है, ठीक है, उतना ट्रेड हम लोग का। उसके बाद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, अगला क्वेश्चन है 18, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेफिसिट के रिस्पेक्ट में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है। बताइए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है किस आर्टिकल में मेंशन है, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लोकल भाषा में हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं। तो बोलता है निम्नलिखित कथनों पे उसके संदर्भ में विचार कीजिए। डेफिसिट मतलब घाटा। तो बोल रहा है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सिग्निफाइज दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल रिसीट दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर एक्चुअल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। बोल रहा है कि जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है उसका मतलब ये है कि वो सारे कैपिटल रिसीट का खर्चा जो हम लोग को जो है सरकार कर रही है एक्चुअल एक्सपेंडिचर से, ठीक है, समझ में आया। वो सारा कैपिटल रिसीट का खर्चा जो सरकार कर रही है किसके लिए? अपने कंजम्पशन के लिए, कंजम्पशन खर्चा के लिए, ठीक है। तो अगर आपने इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट पढ़ा है तो इसका स्टेटमेंट जो है दोस्तों वही होता है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वही है कि जो खर्चा कैपिटल रिसीट का सरकार अपने खर्चे के लिए यूज करती है कैपिटल रिसीट्स, तो एकदम सही है। दूसरा, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एंड नेट इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो ये भी है कि प्राइमरी डेफिसिट बराबर होता है दोस्तों फिस्कल डेफिसिट मतलब इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक। तो ये भी आपका सही है। तो हमारा जो होगा करेक्ट पूछा है तो हमारा होगा 18 का C। आपको भी हड़बड़ाना नहीं है कि आप डेफिसिट बहुत टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, एक होता है फिस्कल, दूसरा होता है बजट डेफिसिट, उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये होता है 5 तरह के डेफिसिट होता है। मुरनाल का लेक्चर हम लोग जो है धीरे धीरे कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो जैसे ही बजट का पोर्शन आएगा आने वाले लेक्चर में तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको उसी समय बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19, एक पर्सनालिटी के बारे में है। बोल रहा है कि ही सेट ऑन ए पीस ऑफ रॉक फॉर 13 कंटिन्यूअस डेज व्हेन चैलेंज्ड अबाउट द ऑथेंटिसिटी, ठीक, of the Abhyangaj. He had written his message about a casteless society and his denial of rituals has led to a social movement. He is credited with starting the Wari pilgrimage. कौन थे वो? चैतन्य महाप्रभु थे, वल्लभाचार्य थे, तुकाराम थे कि तुलसीदास थे। देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में आइडिया नहीं है फिर भी आप जो है दिमाग लगा के इसको बना सकते हैं। इसी को बोलते हैं दोस्तों एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि एक आदमी जो है 13 साल तक एक पत्थर पे इसलिए बैठ गया क्योंकि एक बुक वो लिखा था अभ्यंगाज, उसको किसी ने चैलेंज किया कि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उसने मैसेज लिया था इस अभ्यंगाज में कि सभी कोई देश में, इंडिया में, मतलब कोई भी जाति समाज में नहीं है और कोई भी रिचुअल जो है अगर ऐसा करता है तो वो गलत चीज़ है। जिससे क्या हुआ, समाज में एक सामाजिक आंदोलन उसने शुरू किया। कौन?
एक आदमी जिसका हमें पहचानना है कौन है, और उसने वारी पिलग्रिमेज भी शुरू किया। अब हमको इतना नहीं पता है कौन था, तो हमको ये तो पता है दोस्तों, वारी जो है वो जनरली जो है मराठी टर्म है ना, मराठी टर्म, जैसे गडकरी, वारी, ये सब है ना। तो वारी मत इसका मतलब वो आदमी महाराष्ट्र का होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कहाँ किए थे? ये किए थे बंगाल में, तो ये हो सकते हैं क्या? नहीं। तुलसीदास के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जनरली यूपी। ठीक। अब बच्चा वल्लभाचार्य और तुकाराम। तो वल्लभाचार्य से नाम से क्या आ रहा है? वल्लभ, है ना। तो वल्लभ या तो ये गुजरात के होंगे, जिस तरह मान लीजिए सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, या वल्लभ से वल्लभी होगा, वल्लभी कहाँ है? कर्नाटक में। या तो ये गुजराती होंगे या कर्नाटक होंगे। क्या वो मराठी हैं? नहीं, तो ये भी नहीं होगा। क्या बचा? तुकाराम। और तुकाराम तो को कौन नहीं जानता है, संत तुकाराम को, है ना। तो तुकाराम क्या थे? मराठी। तो हमारा आंसर जो होगा 19 का सी। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। हम लोग नाम देख के जो है पता कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है। तो यही जो छोटे छोटे हैक ट्रिक है, ये आपको एक दिन में नहीं आएगा कि आप एक दिन बैठे और सब आपको पता चल गया। ये आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, तभी आपको माइंड उस तरह काम करेगा। अभी हम लोग का प्रीलिम्स होने में 90 दिन है ना। डेली हम लोग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, और ये 50 हम लोग को बढ़ा के हम लोग 60, 70, 80 भी करेंगे। तो हम लोग जब 7,000 से 8,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले जाएंगे, तो आराम से हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स में 70 क्वेश्चन को सही करके आ जाएंगे। इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, और इसीलिए जो है इस सीरीज को देखना ज़रूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक सफलता नहीं। नो प्रैक्टिस नो सक्सेस, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बोल रहा है भारत इनमें से किस चीज़ का सदस्य है? ठीक। वासनार का सदस्य, न्यूक्लियर का, कि ऑस्ट्रेलिया का, MTCR का, ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वासेनार एग्रीमेंट डील करता है कि इसके जो भी मेंबर हैं वो अपने में जो है कन्वेंशनल जो वेपन होता है, कन्वेंशनल वेपन मतलब तोप है या फिर जो है आपका टैंक है, उससे डील करता है। ये ऑस्ट्रेलियन ग्रुप जो डील करता है केमिकल वेपन से, मतलब रासायनिक हथियार। MTCR ये टेक्नोलॉजी डील करता है मिसाइल से। ठीक है। और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप ये डील करता है न्यूक्लियर मैटर से, जैसे हमारा यूरेनियम है। तो इंडिया जो है दोस्तों वो न्यूक्लियर ग्रुप को छोड़ के, सप्लाई ग्रुप को छोड़ के सबका मेंबर है। वासनार का भी है, ऑस्ट्रेलिया का भी है और MTCR का भी है। चाइना उसको न्यूक्लियर ग्रुप में नहीं, सप्लाई ग्रुप में नहीं आने दे रहा है, क्योंकि एक एग्रीमेंट है कि चाइना इसका मेंबर है। ठीक। और चाइना जब तक सभी लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं आ पाएगा। तो चाइना इंडिया के एंट्री को अपोज करता है। इसलिए हमें पूछा है करेक्ट, हम जाएंगे 1, 3 और 4, तो हम जाएंगे ऑप्शन ए की तरफ, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं 21 का सी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21। तो वाइल कैलकुलेटिंग द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP बाय एक्सपेंडिचर मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट। बोल रहा है कि जब हम लोग GDP कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो हम लोग क्या क्या चीज़ को ध्यान में देते हैं। पहला, फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो हाउस होल्ड है वो फाइनल क्या खर्च कर रहा है वो देखते हैं कि नहीं। दूसरा, जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है, फाइनल और इंटरमीडिएट में आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए आप चायपत्ती और चीनी लेके चाय बना रहे हैं, तो फाइनली आप क्या बना रहे हैं? चाय। तो ये चाय क्या होगा? फाइनल होगा, और ये क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। तो बोल रहा है जब हम लोग GDP कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग फाइनल कंजम्पशन को देखते हैं, ना कि इंटरमीडिएट को। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है कि इंटरमीडिएट को भी कवर किया जाता है। तीसरा है कि इसमें फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर देखते हैं। और चौथा, इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर देखते हैं कि सरकार ने जो बेरोजगार के लिए कितना जो है अलाउंस दिया है। ठीक है। तो देखिए आपको पता है GDP बराबर होता है, कंजम्पशन से अगर देखेंगे तो हम लोग होता है C + G + I + X - M। कंजम्पशन किसका? सरकार का। गवर्नमेंट का क्या? एक्सपेंडिचर। पब्लिक का कंजम्पशन, सरकार का एक्सपेंडिचर। इनका ये हो गया इन्वेस्टमेंट, X हो गया एक्सपोर्ट और M हो गया इंपोर्ट। तो ये GDP निकालने का तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड्स, खर्च वाला मेथड्स। ठीक है। तो देखिए फाइनल हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यही तो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, और ये फाइनल है तो ये होगा। इंटरमीडिएट गुड्स पे एक्सपेंडिचर नहीं देखते हैं, GDP में हमेशा फाइनल गुड्स कैलकुलेट करते हैं, तो दूसरा नहीं होगा। जैसे ही आपने दूसरा को हटाया और पहला को सही किया तो मेरा ये ऑप्शन गया। उसके बाद फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर, फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर इसी को बोलते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को ही। इन्वेस्टमेंट ही क्या है? फाइनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? पूंजी निर्माण। तो इसमें भी क्या हो रहा है? कैपिटल खर्चा हो रहा है, पूंजी निर्माण हो रहा है, तो ये होगा।
सरकार जो खर्च कर रही है बेरोजगार को अलाउंस देने के लिए, ये सब नहीं होता है। ये सब कुछ चीज़ को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। जो खर्चा सरकार करती है ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब ये है, ध्यान से सुनिएगा, जब भी सरकार किसी को पैसा देती है और बदले में कुछ नहीं लेती है, उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट। ये वन वे होता है। जैसे किसी को पेंशन देती है तो बदले में कुछ लेती है क्या? नहीं लेती है। किसी को स्कॉलरशिप देती है, वो लेती है क्या? नहीं लेती है। किसी को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, बेरोजगार है तो उसको कुछ पैसा देगी, लेगी क्या? वापस नहीं। तो जो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, जो वन वे होता है, उसको हम लोग जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि इससे कोई प्रोडक्शन गुड्स का सर्विस का नहीं हो रहा है। हम लोग तो पैसा उसको ऐसे ही दे रहे हैं, वो कोई गुड्स और सर्विस थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा है। किसी को पेंशन दे रहे हैं तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कुछ नहीं। स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? कोई गुड्स सर्विस कर रहा है? नहीं। तो उसको जीडीपी में हम लोग क्यों काउंट करेंगे? तो 4 भी नहीं होगा। तो हम जाएंगे ऑप्शन 2 भी गलत है, 4 भी गलत है। ठीक है, तो 4 गलत हो गया तो ये गया। हम जाएंगे सी, 3 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के रिस्पेक्ट में निम्नलिखित कथनों पे आप विचार कीजिए। पहला कि इंस्टीट्यूशंस क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कॉरपोरेशन है, उसका ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि गरीबी को दूर करना है लोन देके, कम ब्याज में दर में लोन देगा और उसको गरीबी को दूर करना है। ये कौन बोल रहा है? मिलाना है कि सही है या कि गलत। क्या ये सही है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का मतलब है कि भारत विश्व में गरीबी को दूर करना और कम ब्याज पे लोन देके। दूसरा है कि जो IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, उसका काम है प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ को बढ़ाना विकासशील देश में। तीसरा है जो मीगा है, MIGA, मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये क्या करती है? विकासशील देशों में FDI को प्रमोट करती है। अगर बोला है कौन सही से मैच है, ये मैच है, ठीक है ना। बोल रहा है कि पहला का ये है, दूसरा का ये, तीसरा का ये वाला। तो देखिए, हमको अगर पता है यार जो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, विकास, तो विकास कब आदमी करता है? जब गरीबी वरीबी को दूर करता है। तो विकास किसके साथ मिलना चाहिए? ये मिलना चाहिए पॉवर्टी वर्टी के साथ। तो दूसरा का ये होना चाहिए, है ना। तो ये गलत है दूसरा। उसके बाद देखिए, जो मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, अब देखिए इसके वर्ड में क्या है? इन्वेस्टमेंट, और यहाँ भी क्या है? इन्वेस्टमेंट। मतलब सही है कि ये बोल रहा है कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी वो इन्वेस्टमेंट की गारंटी लेती है FDI का विकासशील देश में, एकदम ये सही है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कि क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का पॉवर्टी तो इसका था, तो इसका ये कैसे होगा? गलत है। तो मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, जिसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, और IBRD को, दोनों को IB याद रखिएगा, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन और इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल IBRD, दोनों को मिलकर हम लोग वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक इन दोनों को मिलते हैं, IDA एंड IBRD। ठीक, उसके बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बाकी ये सब लोग आएंगे। इसमें IDA भी आएगा, IBRD भी आएगा, मीगा भी आएगा, IFC भी आएगा। ठीक है, लेकिन मिलाना है हमें। तो हम लोग देख लिए कि जो IDA है उसका काम है डेवलपमेंट, गरीबी दूर करना, इसलिए 2 का गलत हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली 1 का भी गलत है, क्योंकि 1 को इसको पॉवर्टी के साथ मिलाया है। तो 1 किसके साथ मिलेगा? 1 मिलेगा प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ होना चाहिए डेवलपिंग कंट्री में, और मीगा एकदम सही है, MIGA। तो हम जाएंगे कितने पेयर सही हैं? तो मात्र 1 पेयर सही है, 3 वाला। तो हम जाएंगे D, 3 ओनली। ठीक है, अगला देखते हैं 23rd क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक GDP इज नॉट करेक्ट। बोला GDP को संदर्भ में क्या चीज़ सही नहीं है? द GDP मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन। तो हम आपको बता देते हैं, GDP का मतलब ये होता है, ये अगर कोई देश है, तो हम अगर इस देश का GDP कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं, देखो हम इसको इंडिया का मैप से बना के आपको बताते हैं, तब क्लियर होगा। इंडिया का मैप है, तो बोला अगर इंडिया का GDP कैलकुलेट करना है, तो हम ये देखेंगे कि भारत के जो ये टेरिटरी है, इंक्लूडिंग ये आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इसमें कितना चीज़ जो है भारत प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब भारत के बाउंड्री के अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ये देखते हैं। कौन कर रहा है ये नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं कि भारत के टेरिटरी के अंदर कौन चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है, और वो गुड्स क्या होना चाहिए? फाइनल। तो क्या है देखिए, द GDP मेजर्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। एकदम सही है, डोमेस्टिक टेरिटरी में फाइनल गुड सर्विस क्या हो रहा है, ये सही है। हमें पूछा है कौन सा गलत है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फॉरेन नेशनल विद इन द डोमेस्टिक कंट्री। मैंने क्या बोला? सिर्फ हम लोग टेरिटरी देखते हैं, कौन प्रोड्यूस कर रहा है नहीं। अगर यहाँ पे विदेशी भी प्रोड्यूस कर रहा है, 2 कंपनी है, मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी है, जैसे मान लो बाहर की कंपनी ले लेते हैं
विप्रो नहीं, जैसे ये गूगल की ब्रांच इंडिया में होगी या कुछ सर्विस भी प्रोड्यूस कर रही होगी, लेकिन ये बाहर की कंपनी है, तो हम लोग ये नहीं देखते कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हम देखते हैं कि क्या वो भारत के टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हाँ हो रहा है और वो फाइनल है गुड सर्विस, तो वो इंडिया के जीडीपी में होगा। तो ये बोल रहा है कि जीडीपी हम लोग काउंट नहीं करते हैं फॉरेन नेशनल जो भारत में रहते हैं, तो ये गलत है, काउंट करते हैं जी। तीसरा है इन द जीडीपी कैलकुलेशन नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो हमारा आंसर मिल गया दोस्तों कि डज नॉट टेक इनटू अकाउंट, ये अकाउंट करता है, हमें कुछ गलत ही मानना था तो ये होगा। लेकिन फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट देख लेते हैं फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जीडीपी में हम लोग नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज नहीं नापते। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी मतलब कि मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, वो सिगरेट बनाती है, तो सिगरेट से हेल्थ ख़राब होता है, मतलब समाज पर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या इसको जो कोई कंपनी का सिगरेट बना रही है, तो क्या इसके हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं, उसके प्रोडक्शन को करते हैं। लेकिन क्या सिगरेट से जो धुआं हुआ और उससे इतने लोग बीमार हो गए, मर रहे हैं, तो वो काउंट होता है क्या, जीडीपी से घटाते हैं क्या? जीडीपी से कोई उसको माइनस नहीं करते हैं, खाली हम देखते हैं कि वो क्या प्रोड्यूस किया, उससे क्या प्रभाव पड़ रहा है इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था पे या समाज में, उसका प्रभाव नहीं देखा जाता है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी को काउंट नहीं किया जाता सकता है। तो ये अपना जो स्टेटमेंट सही है, ये गलत नहीं है। दूसरा, इन द जीडीपी कैलकुलेशन एग्रीगेट फाइनल गुड्स सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन सिटीजन्स इन द फॉरेन टेरिटरी नॉट इंक्लूडेड। बोल रहा है कि भारत के जीडीपी में अगर कोई आदमी इंडिया के बाहर रह रहा है, विदेश में, भारत का नागरिक है और वो बाहर रह रहा है फॉरेन टेरिटरी में, तो उसको इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये तो बाहर के टेरिटरी में है ना। इंडिया की जीडीपी में वही काउंट होगा जो इंडिया के टेरिटरी के अंदर है। वो कौन आदमी कर रहा है वो हम नहीं देखते हैं, बस इंडिया के भाग में, इंडिया के एरिया में होना चाहिए। तो हमें पूछा था गलत, तो गलत होगा ऑप्शन बी, जिसमें दिया था कि विदेशी आदमी अगर इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं करते, ये गलत है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन। बोला ग्रीन रिवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला ग्रीन रिवोल्यूशन भारत में 1950 के दशक में जो है शुरू किया गया था। ठीक है। दूसरा, बोला करेक्ट नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मतलब गलत स्टेटमेंट मुझे जाना है। क्या ग्रीन रिवोल्यूशन 1950 में आया था? अच्छा, अगला देखते हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स से जो है इसमें यूज होता है, देखो इट वाज मार्क्ड बाय द इंक्रीज इन द यूज ऑफ HYV सीड्स। बोल रहा है कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद HYV सीड्स का जो है यूज बढ़ गया। ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है द HYV सीड्स सिग्निफिकेंटली लोवर्ड द यूज ऑफ इरीगेशन। बोला है जो HYV सीड्स है उससे हम लोग सिंचाई का आवश्यकता को कम हो गया, मतलब उससे के बाद हम जब HYV सीड्स यूज़ करने लगे तो सिंचाई हम लोग कम करने लगे। ठीक है। तो देखिए ये तो गलत है भाई। ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया था बताइए? ये आया था दोस्तों 1960 से 1970 के दशक में। कौन लेके आए थे? MS स्वामीनाथन इंडिया में लेके आया था, जिसको ग्रीन रिवोल्यूशन को जनक भी बोलते हैं, फादर को। ठीक, तो ये तो गलत है। दूसरा, HYV सीड्स इसमें यूज हुआ, ये तो वही हाई यील्डिंग वैरायटी, तभी तो यील्ड देगा, तभी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा दोस्तों, है ना। दूसरा, ग्रीन रिवोल्यूशन से इरिगेशन का यूज कम हो गया, कम नहीं हो गया, इसका यूज बढ़ गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ने लगी, इसीलिए तो पंजाब हरियाणा में इतना हम लोग पानी निकाल लिए हैं ट्यूबवेल से कि वहाँ का ग्राउंड वाटर टेबल एकदम नीचे चला गया है ना। तो ये भी गलत है। हमसे पूछा था कौन सा गलत है, तो पहला और तीसरा गलत है। करेक्ट आंसर हमें चुनना है, तो दो स्टेटमेंट गलत है, पहला और तीसरा। हम जाएंगे ऑप्शन ए, 24 का होगा ए, 1 and 3 ओनली। आज का इस जो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 1 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 2 में 26 से 50 क्वेश्चन देखेंगे। आज इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द जीडीपी डिफ्लेटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीडीपी डिफ्लेटर के रिस्पेक्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले मैं बता देता हूँ जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो देखिए, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी का मतलब होता है जो हम लोग नॉमिनल रूप में नापते हैं, रियल मतलब रियल। जैसे कि मान लीजिए रियल में हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई बेस ईयर कैलकुलेट किए, मतलब इसके रिस्पेक्ट में जीडीपी कैलकुलेट करें, जिसके रिस्पेक्ट में, जिस साल के रिस्पेक्ट में जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी मतलब जिस साल का कैलकुलेट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में देखते हैं उस साल का प्राइस। तो मान लीजिए आज है 2023, तो हमारा जो बेस ईयर है दोस्तों वो 2017 है मान लीजिए। ठीक, तो उस समय मान लीजिए जो प्याज है, ऑनियन है या ऑयल देखते हैं, ऑयल का प्राइस मान लीजिए उस समय 100 रुपये था। अभी ऑयल का प्राइस कितना है? 200। ठीक, उस समय ऑयल हम लोग जो है 5 लीटर प्रोड्यूस करते थे, अभी करते हैं 5 लीटर। ठीक, मान लीजिए अभी 10 लीटर करते हैं। तो अगर बोलेगा कि नॉमिनल जीडीपी निकालो 2023 का, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस साल का हम लोग क्वांटिटी ले रहे हैं 10 लीटर, उसी साल उसका क्या रेट था वही वो देखते हैं।
तो जीडीपी क्या होता है, प्राइस होता है। तो कि 10 लीटर तेल का दाम 2023 में 200 रुपये के अनुसार कितना हुआ, 10 इंटू 200 कितना हुआ 22। इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। नॉमिनल जीडीपी मतलब जिस रेट साल का हमको जीडीपी निकालना है उसका क्वांटिटी ले लो और उसी साल का प्राइस ले लो और दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू निकाल दो। ये जीडीपी हम लोग निकाल रहे हैं डिफ्लेटर, ठीक है। जीडीपी क्या निकाल रहे हैं, डिफ्लेटर। रियल जीडीपी क्या होता है, क्वांटिटी तो आप लेंगे इस साल का जिस साल का आपको निकाल रहे हैं, लेकिन प्राइस लेंगे आप बेस ईयर का। तो बेस ईयर का मतलब क्वांटिटी कितना लेंगे 10 और प्राइस कितना लेंगे बेस ईयर का। बेस ईयर कितना था 2017, उसमें तेल कितना का था 100 रुपये। तो हम लोग 10 से 10 जाएगा, 0 से 0 जाएगा, तो जीडीपी डिफ्लेटर होगा 2, ठीक है। तो देखिए, तो बोल रहा है द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू द रियल जीडीपी इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। मैंने बता दिया यही होता है। द वेट्स ऑफ द गुड्स यूज्ड इन द कैलकुलेटिंग जीडीपी डिफ्लेटर डिफर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन लेवल। बोल रहा है जो वेट होता है, अब देखिए जब ये तो हमने एक सामान का निकाला, इस तरह इंडिया में बहुत सारे सामान बन रहे हैं, तो हर सामान को कुछ कुछ वेट दिया गया है। मतलब कुछ फार्मूला में हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 0.8 से 1.8 से ऐसा करके। तो जो वेट होता है वो प्रोडक्शन लेवल के अनुसार जो है वो चेंज होते रहता है, वो वेट फिक्स नहीं होता है, ठीक। तो ये भी हमारा सही है, हमें पूछा है करेक्ट, हम जाएंगे ऑप्शन सी की ओर, बोथ 1 और 2 ओनली। इस तरह से दोस्तों आज हम लोग इकोनॉमी का 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 26 से लेकर 50 तक करेंगे। इस तरह से आज हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सीरीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्लीज़ अपना कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दें कि किस तरह से आप लोग को लग रहा है, और जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा उसको ज़रूर आंसर दें, तब मुझे पता चलेगा आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कोर्स आपका 25 मई तक चलेगा और डेली आपका 50 क्वेश्चन आएगा। वो सिर्फ संडे को नहीं आएगा, संडे को मैंने जो भी पढ़ा है उसका आप रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि रिवीजन भी ज़रूरी है और प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, और बेसिक बुक्स ये सबको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये आप लोग 0 IAS का चैनल देख रहे थे। मेरा नाम राहुल वर्नवाल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए नाइस डे।